जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे संवैधानिक इतिहास के बारे में या संवैधानिक विकास के बारे में, भारतीय संविधान का जो विकास था वो किस प्रकार से हुआ था, उसी की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। तो देखिए 1784 की पिट्स एक्ट, इंडिया एक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हम देखते हैं कौन सा एक्ट आता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ये प्रावधान कर रखा था कि हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट लाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो पुराने एक्ट जो भी आए हैं उनमें थोड़ा बहुत सुधार करने की अगर आवश्यकता होती है तो उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। इसी के तहत चार्टर एक्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें क्या क्या खास बातें थी उसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की, इसकी प्रमुख बात क्या थी? जो ईसाई मिशनरीज थी, ठीक है, ईसाई मिशनरीज थी, यानी कि जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थी, उनको भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो ईसाई मिशनरीज थी उनको भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसी के द्वारा इनको अनुमति दी गई थी। दूसरी अगर सबसे बड़ी बात आती है तो देखिए, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय उन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से एकाधिकार प्राप्त था भारत में व्यापार करने का। ठीक है, लेकिन अब देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारिक का अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। केवल दो चीजें याद रखिएगा जिनमें एकाधिकार अभी भी था, वो कौन कौन सी आ जाएगी? भारत में अगर बात करें तो चाय पर अभी भी एकाधिकार किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अभी भी चाय पर बना हुआ था। और साथ ही साथ क्या था? चीन के साथ व्यापार में भी अभी क्या था? एकाधिकार बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट की दो प्रमुख बातें आती है। पहली, ईसाई मिशनरीज को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई, और दूसरी क्या आ जाएगी? व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन के साथ एकाधिकार को रखा गया था। ठीक है, ये दो प्रमुख बातें थी 1813 के चार्टर एक्ट की। उसके बाद जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया था 20 साल बाद, 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो पतन का काम स्टार्ट हो जाता है। एक रेगुलर प्रोसेस से याद रखिएगा कि 1813 में क्या किया गया? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और 1833 के जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी व्यापारिक कार्य थे इनको समाप्त कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम अब क्या रह गया था? केवल यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को देखना ही ईस्ट इंडिया कंपनी का काम बच गया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल जिसको बनाया गया था, सॉरी, जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल था, उसे क्या कर दिया गया था? बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत का क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ब्रिटिश भारत से मतलब है कि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो शासन था भारत में, जिन जिन राज्यों पर था, जिन जिन क्षेत्रों पर था, उन संपूर्ण क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 1833 के चार्टर एक्ट की, तो देखिए पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद थी, उसके अंतर्गत कितने सदस्य थे? 3 सदस्य होते थे। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया, जो कि क्या था? एक
विधि सदस्य था। ठीक है, विधि सदस्य था, ये ध्यान दीजिएगा। विधि सदस्य का मतलब जो कानून का जानकार था, इस प्रकार का एक सदस्य था। इसको शामिल किया गया था पहली बार। ठीक है, किसमें? जो कार्यकारिणी परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो पहला विधि सदस्य जो शामिल हुआ था इसकी परिषद में, उसका नाम क्या मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो कौन था? लॉर्ड मेकाले था। ठीक है, मेकाले की शिक्षा नीति के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो कौन था? लॉर्ड मेकाले था, जो पहला विधि सदस्य बना था। और इसी की अध्यक्षता में, लॉर्ड मेकाले की ही अध्यक्षता में पहली बार एक विधि आयोग का गठन किया गया था। और इस विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक बात और आ जाती है कि पहली बार भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा लेने का मौका दिया गया था। यानी कि अंग्रेजी जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें अब तक भारतीय शामिल नहीं होते थे, तो पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि भारतीयों को इस प्रशासन में शामिल होने का मौका दिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को। और पहला जो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना था उसका नाम क्या था? लॉर्ड मेकाले था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, साथ ही साथ क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। और शामिल होने वाला जो पहला विधि सदस्य था वो कौन था? लॉर्ड मेकाले था। ठीक है, इसी की अध्यक्षता में 1834 में क्या किया गया? विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान पहली बार किस अधिनियम में किया गया था? तो वो किस अधिनियम के, किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1853 में भी एक चार्टर एक्ट आया था, लेकिन उसमें कुछ खास बातें थी नहीं हमारे परीक्षा उपयोगी अगर हम बात करें तो। उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब देखिए 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसे देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह लगने लगा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में सत्ता स्थापित नहीं कर पाएगी या सत्ता को अपने स्थापित रख नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए क्या किया गया? ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम की हम कुछ खास बातें कर लेते हैं कि क्या कुछ था। इस अधिनियम को सबसे पहले देखते हैं कि किसके द्वारा पढ़कर सुनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा, पूछ ली जाती है कई बार। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया। ठीक है, इलाहाबाद दरबार लगाया गया। और इस दरबार में जो तात्कालिक जो गवर्नर जनरल थे, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जो ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया, ठीक है, उस समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी, उनका घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी उसका घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पर सुनाया? इलाहाबाद दरबार में। और कब सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को सुनाया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस 1858 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। सबसे पहला जो प्रावधान आता है वो क्या आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या ब्रिटिश की जो सरकार थी, उन्हें ये लगने लगा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब वहाँ पर शासन व्यवस्था नहीं संभाल पाएगी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो एक रेगुलर प्रोसेस चलिए, जैसा कि हमने पढ़ा था, 3 जो अधिनियम पढ़कर आए हैं,
उनमें आपको याद होगा 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया पहले। 1833 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक कार्यों को ही समाप्त कर दिया गया और उसके बाद 1858 का आता है तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं और क्या घोषणा की गई थी। जो गवर्नर जनरल का पद था, ठीक है, गवर्नर जनरल का जो पद था इसका पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय व गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वायसराय व गवर्नर जनरल। कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि गवर्नर जनरल किया गया था या वायसराय किया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ना तो केवल वायसराय था ना केवल गवर्नर जनरल था, दोनों नाम एक साथ आते थे, वायसराय व गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये क्यों किया गया? अब देखिए, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया तो संपूर्ण जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। यानी कि वहां की जो महारानी थी उसके अधीन भारत का संपूर्ण शासन चलने लग गया था। ठीक है, तो उस समय भारत में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक तो आपको पता होगा कि जो अंग्रेजों ने संधियां की थी, जिन राजा महाराजाओं से संधियां की थी और संधियां करके उनको अपने अधीन लिया था, या फिर उनके साथ एक मैत्रीपूर्ण संधि चल रही थी अगर उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो। ठीक है, दूसरा क्या था, ब्रिटिश प्रांत थे, यानी एक तरफ देसी रियासतें थी भारत में, दूसरी तरफ क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, तो उन दोनों को संचालन के लिए अलग अलग नाम दिए गए थे। कैसे? जो वायसराय था ये किस नाम से जाना जाता था, जो क्राउन था, या हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ताज था, ताज के प्रतिनिधि के रूप में जब वो काम करता था तब वो क्या कहलाता था, वायसराय कहलाता था। ठीक है, और जब वह ब्रिटिश प्रांतों के प्रशासक के रूप में, ठीक है, प्रांतों के प्रशासक के रूप में कार्य करता था तब वो क्या कहलाता था, गवर्नर जनरल कहलाता था। यानी कि बंदा एक ही था, पदनाम अलग अलग दे दिए थे उसके काम के हिसाब से। ठीक है, यानी कि जब भी वो देसी रियासतों से मिलेगा, ठीक है, तब वो महारानी के प्रतिनिधि के रूप में उनसे मिलेगा, तब वो क्या कहलाएगा, वायसराय कहलाएगा। ठीक है, जब वह ब्रिटिश प्रांतों का प्रशासन संभाल रहा होगा, शासक के रूप में वहां पर कार्य कर रहा होगा, तब वह क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन था, तो हमने कल इसकी चर्चा की थी, कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। उसके बाद एक और चीज देखिए, जैसा कि हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था कि दो व्यवस्थाएं की गई थी, एक निदेशक मंडल बनाया गया था, ठीक है, एक संचालक मंडल बनाया गया था। यानी क्या था, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स था, ठीक है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया तो इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद एक नया पद गठित किया गया, किसका, भारत सचिव का, भारत सचिव का। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत सचिव का जो पद है वो गठित किया गया था किस अधिनियम के द्वारा, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद का भी गठन किया गया था। 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, यानी कि भारत जो सचिव था, कई जगह इसका नाम भारत मंत्री भी लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, भारत मंत्री या भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का भी गठन किया गया था। ठीक है, ये भारत सचिव होता कौन था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके मंत्रिमंडल का ही कोई सदस्य होता था जिसे भारत सचिव बनाया जाता था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम भारत सचिव कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा कौन थे, लॉर्ड स्टैनले थे, लॉर्ड स्टैनले प्रथम भारत सचिव थे। ठीक है, ये व्यवस्था की गई थी भारत के शासन को चलाने के लिए 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बातें आ गई। ये सबसे पहले क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर
क्राउन का शासन वहां पर लागू कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय व गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, भारत सचिव के पद का गठन किया गया और भारत परिषद का भी गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, एक्ट पढ़ने वाले, अधिनियम पढ़ने वाले हैं, वो आता है 1909 का। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है या मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो मार्ले और मिंटो थे ये दो व्यक्ति थे। अगला एक और जो 1919 का हम अधिनियम पढ़ेंगे उसमें भी आएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, दो नाम आएंगे एक साथ। ठीक है, तो दो नाम आते हैं तो उनमें आपको ये याद रखना है कि पहला नाम किसका था और दूसरा नाम किसका था। ठीक है, तो जो पहला नाम आता है वो किसका आता है, भारत सचिव का नाम आता है, यानी कि उस समय के भारत सचिव कौन थे, मार्ले थे। ठीक है, जो दूसरा नाम आता है वो किसका आता है, वायसराय का आता है। वायसराय व गवर्नर जनरल जो था उस समय उसका नाम दिया है, इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम रखा गया था। यानी कि मार्ले उस समय कौन थे, भारत सचिव थे और मिंटो कौन थे, उस समय वायसराय के पद पर आसीन थे। ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा क्या कुछ खास प्रावधान किए गए थे 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो ध्यान दीजिए कि 1909 के अधिनियम में खास प्रावधान क्या किया गया था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से तात्पर्य क्या हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिक रूप से विभिन्न वर्गों में पूरे जनसंख्या को बांट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहली बार 1909 के अधिनियम की हम बात करते हैं, 1909 के अधिनियम की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया था, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया था। इसका तात्पर्य क्या हो गया, मुस्लिम वर्ग अपने में से ही किसी का चुनाव करेगा। यानी कि पहले भी जो विधानसभाएं थी उस प्रकार की विधानसभाएं चलती थी, उनके लिए जो भी चुनाव होते थे तो मुस्लिम वर्ग के लोग खुद अपने में से ही किसी का चुनाव करेंगे, उसमें कोई और वोट नहीं दे सकता। यानी सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी उसकी शुरुआत कर दी गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, कहा जाता है कि लॉर्ड जो मिंटो थे इन्होंने मार्ले को एक खत लिखा था और उसमें लिखा था कि हम जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो बीज बो रहे हैं, विषैले बीज बो रहे हैं, इसकी फसल बहुत ही खतरनाक और जहरीली होने वाली है, जो कि हमें बाद में देखने को भी मिला, जो कि भारत के विभाजन का एक प्रमुख कारण भी बना था। ठीक है, तो देखिए समय समय पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार होता गया था। किस प्रकार से होता हो गया था, 1909 का जो अधिनियम आया था इसमें केवल एक वर्ग को इसमें अधिकार दिया गया था, मुसलमानों को। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आता है 1919 का अधिनियम जो आता है उसमें क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और इसमें 4 और वर्गों को शामिल कर दिया गया था। ये 4 वर्ग कौन कौन से थे, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कौन आ जाएंगे, पंजाब के सिख आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे कौन से आ जाएंगे, जो यूरोपियन थे, यूरोपियन, दूसरे कौन से आ जाएंगे, यूरोपियन आ जाएंगे। ठीक है, तीसरे कौन से आ जाएंगे, भारतीय ईसाई आ जाएंगे, भारतीय ईसाई शामिल हो जाएंगे। ठीक है, और चौथे कौन से आ जाएंगे, एंग्लो इंडियंस आ जाएंगे, यानी कि जो आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय थे, इनको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो देखिए 1901 के अधिनियम में केवल एक वर्ग को दिया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार, मुसलमानों को। 1919 के अधिनियम में 4 वर्ग इसमें शामिल किए गए थे, पंजाब के सिख, यूरोपियन आ जाएंगे, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग आ जाएंगे। उसके बाद जो अधिनियम आता है 1935 का अधिनियम, इसमें 3 वर्गों को शामिल किया गया था। ये वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो महिला वर्ग आ जाएगा, ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, दलित आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी 1909 में हुई थी और समय समय पर इसका
विस्तार होता गया। 1919 के अधिनियम में इसमें 4 और वर्गों को शामिल किया गया और 1935 के अधिनियम में 3 और वर्गों को इसमें शामिल कर दिया गया था। ठीक है, ये तो थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात, जिसकी शुरुआत हुई थी 1909 के अधिनियम में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो जो लॉर्ड मिंटो थे उस समय भारत के वायसराय थे, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। 1909 के अधिनियम में एक खास बात और हुई थी, वो क्या हुई थी, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया था। यानी कि अब तक जो भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद रही थी उसमें केवल अंग्रेज शामिल होते थे। पहली बार एक भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1909 के अधिनियम के द्वारा। और इस कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम आ जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय था कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। उसके बाद जो भी अधिनियम आते हैं या फिर जो भी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, उन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।